हेलो बच्चों, आज हम लोग कर्व इन स्पेस के अपने 4th लेक्चर पर प्रमोट कर रहे हैं। अब हम लोग अपने 4th लेक्चर में पढ़ेंगे कि किसी भी कर्व के टेंजेंट के बारे में हम लोग क्या समझते हैं और ऑर्डर ऑफ कांटेक्ट क्या होता है। जैसे ही आज 4th चैप्टर लेक्चर ख़त्म होगा, हमारा कर्व इन स्पेस का एक सेक्शन ख़त्म हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग जब नेक्स्ट लेक्चर में अप्रोच करेंगे तब हम लोग इसके बारे में दूसरी चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे प्लेन्स का सेक्शन करेंगे कि एक प्लेन को नॉर्मल प्लेन, ऑक्सिलेटरी प्लेन, किस किस तरीके के प्लेन्स में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। तो आज ये हमारा एक सेक्शन कर्व इन स्पेस का ख़त्म हो जाएगा। चलिए समझते हैं। सबसे पहले आज हम लोग जो स्टडी करेंगे वो टेंजेंट के बारे में स्टडी करेंगे कि टेंजेंट दरअसल होता क्या है। टेंजेंट ऑफ अ कर्व इन स्पेस। चलिए इसके बारे में पहले थोड़ा सा समझते हैं। मान लीजिए ये हमारा कोई कर्व है, xi इज इक्वल टू xit। कर्व का इक्वेशन आपके सामने लिखा हुआ है, xi इज इक्वल टू xit। आप जानते हैं किसी भी कर्व के इक्वेशन को दो तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। पहला तो रिप्रेजेंटेशन का तरीका होता है उसको एक पैरामीटर के फॉर्म में, यहाँ हमने पैरामीटर के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है xi इज इक्वल टू xit, जहाँ i की वैल्यू 1 2 3 होगी। दूसरा तरीका होता है कर्व को रिप्रेजेंट करने का इंटरसेक्शन ऑफ टू सरफेसेस, जिसमें हम दो सरफेस का इक्वेशन लिखते हैं, उनको कॉमा करके लिखा जाता है, जो ये शो करता है कि दो सरफेस जब इंटरसेक्ट करते हैं तो वो इंटरसेक्शन के बाद जो आपको प्रोवाइड करते हैं वो एक कर्व होता है। फिलहाल हम लोग कर्व का इक्वेशन ये लेंगे। मान ले रहे हैं इस कर्व के ऊपर कोई पॉइंट है pxi, आर्बिटेरी पॉइंट है जिस पे हमको इसके टेंजेंट के बारे में स्टडी करनी है। चूंकि हमको इस कर्व के इस पॉइंट पे टेंजेंट चाहिए तो अब हम इस पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं। मान ले रहे हैं ये है हमारा टेंजेंट जिसका यूनिट नॉर्मल है ti। ठीक है, सबसे पहले हमने एक कर्व लिया। कर्व का इक्वेशन था xi इज इक्वल टू xit। इस कर्व पे हमने एक आर्बिटेरी पॉइंट लिया जिसका कोऑर्डिनेट था pxi। इस पॉइंट पर हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया ti, इसको हम लोग बोलते हैं यूनिट टेंजेंट वेक्टर। यूनिट टेंजेंट वेक्टर। अब हम लोग को इस कर्व के इस टेंजेंट का इक्वेशन चाहिए। टेंजेंट ऑफ अ कर्व इन स्पेस, इस टेंजेंट का इक्वेशन चाहिए। जिस भी टेंजेंट का, या आपको वैसे भी आप जानते हैं कि जिस भी कर्व का इक्वेशन चाहिए होता है, सबसे पहले हम उस पर एक आर्बिटेरी पॉइंट कंसीडर करते हैं। चूंकि हम लोग को इस टेंजेंट का इक्वेशन चाहिए तो इस टेंजेंट पे एक आर्बिटेरी पॉइंट हम लेकर के चल रहे हैं, क्यों? कैपिटल xi। मान ले रहे ये हमारा ओरिजिन है O। ओरिजिन से अगर इस पॉइंट को मिलाएंगे तो जाहिर सी बात है ये डिस्टेंस आएगी xi। इस पॉइंट को मिलाएंगे तो ये डिस्टेंस आएगी हमारी कैपिटल xi। यहाँ तक में आपको कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। क्या किया? एक कर्व लिया xi इज इक्वल टू xit, जहाँ t पैरामीटर था। इस कर्व पे हमने एक पॉइंट कंसीडर किया pxi। ये इस कर्व का आर्बिटेरी पॉइंट था। इस कर्व के आर्बिटेरी पॉइंट पे हमने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया जिसका यूनिट टेंजेंट वेक्टर है ti। अब इस टेंजेंट पर एक आर्बिटेरी पॉइंट लिए है qxi, ये हमारा ओरिजिन है दिस। तब देखिए क्या कहा जाता है, कहते हैं कि इस ti की वैल्यू होती है dxi बाई ds। अगर आपको याद आ रहा हो तो फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको ये मेंशन किया था कि जब हम xi को s के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो डैश लगाते हैं और t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो डॉट लगाते हैं। चलिए अब देखते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं x डैश i। लेकिन एक बड़ी दिक्कत हो गई यार, बड़ी समस्या आ गई। क्या समस्या आई? xi तो फंक्शन किसका है? t का। मतलब xi किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा? t के। तो अब हमको इस s को रिप्लेस करना होगा और इसकी जगह t लाना होगा। तो देखिए कैसे करेंगे। ti इज इक्वल टू dxi बाई dt होल अपॉन ds बाई dt। आप देख सकते हैं इस केस में xi हमारा t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो गया, चूंकि xi t का फंक्शन था और साथ ही साथ ये t आपस में बैलेंस भी हो जाएगा
ये दोनों आपका डमी बन करके और वापस से dxi/ds ही आपको मिल जाएगा, इसकी वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब हम इसको सॉल्व करें तो आप कहेंगे dxi/dt मतलब x डॉट आई और ds/dt मतलब s डॉट। तो कुल मिला के आप कह सकते हैं कि ti की वैल्यू होती है x डॉट आई अपॉन s डॉट। ठीक है, ये हमारा टेंजेंट टी आई मतलब यूनिट टेंजेंट वेक्टर की वैल्यू हो गई। दरअसल ये यूनिट टेंजेंट वेक्टर आगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में आपके बहुत हेल्पफुल होता है, जिस कारण से ये वैल्यू निकालना आपको बताया गया है। होगा क्या, आपको कर्व का इक्वेशन दिया गया रहेगा, उससे आप एक्स डॉट एकदम आराम से निकाल सकते हैं। आप जानते हैं कि एस की वैल्यू होती है √xi, इसकी हेल्प से आप s निकाल लेंगे और जैसे ही उसको आप t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे तुरंत आपको s डॉट मिल जाएगा। मतलब ये होल आर्टिकल आपको यूनिट टेंजेंट वेक्टर निकालने के लिए बताया गया। लेकिन सवाल तो ये उठता है कि भाई हमको तो यूनिट टेंजेंट वेक्टर तो नहीं, हमको तो टेंजेंट का इक्वेशन चाहिए। तो टेंजेंट का इक्वेशन देखिए क्या होता है, कहते हैं टेंजेंट का इक्वेशन होता है xi इज इक्वल टू xi प्लस लैम्डा x डॉट आई। ये टेंजेंट का इक्वेशन होता है, जहाँ xi वो पॉइंट है जिस पे हमको टेंजेंट चाहिए, कैपिटल xi उस टेंजेंट पर आर्बिटेरी पॉइंट है, ये है आर्बिटेरी पॉइंट, आर्बिटेरी पॉइंट एट टेंजेंट, ये है हमारा पॉइंट at which we have to find tangent और लैम्डा हमारा कोई भी कांस्टेंट है। ये कहलाता है हमारा टेंजेंट का इक्वेशन, कैपिटल xi इज इक्वल टू स्मॉल xi प्लस लैम्डा xi डॉट। अगर हम दूसरी बात करें, जैसे अभी तो हमने यहाँ कर्व का इक्वेशन पैरामीटर के फॉर्म में लिया था, आप देख सकते हैं xi इज इक्वल टू xit के फॉर्म में। लेकिन अभी अगर अब हम अपने कर्व का इक्वेशन इंटरसेक्शन ऑफ टू सरफेसेस के फॉर्म में लें, तब हमारे इस टेंजेंट का क्या इक्वेशन होगा, जरा उसको भी देख लिया जाए। चलिए देखते हैं। मान लीजिए लेट द इक्वेशन ऑफ कर्व इज f1 x1 x2 x3 इज इक्वल टू 0, कॉमा देकर के दूसरे सरफेस का इक्वेशन लिख रहे हैं f2 x1 x2 x3 इज इक्वल टू 0। हमने क्या किया, यहाँ पे दो सरफेसेस ले लिए हैं, दोनों सरफेसेस को कॉमा देकर के लिखा है, इसका मतलब ये हमारे कर्व के इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। फिर जरा सी बात अब समझिएगा, लेकिन पूरी कहानी तो वहीं अटक गई कि f1 x1 x2 x3 तो t के फंक्शन है, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होंगे, t के। अगर x1 x2 x3 t के फंक्शन है तो f1 और f2 भी किसके फंक्शन हो जाएंगे, t के। तो f1 और f2 का अगर हम डिफरेंशिएशन दोनों पक्षों में t के रिस्पेक्ट में करें तो देखिए क्या मिलेगा, यहाँ आएगा df1 अपॉन dt इज इक्वल टू 0 और यहाँ आएगा df2 अपॉन dt इज इक्वल टू 0। क्या हुआ, हमारे पास दो सरफेसेस थे, f1 x1 x2 x3 इज इक्वल टू 0, दूसरा f2 x1 x2 x3 इज इक्वल टू 0। f1 को हमने माना कि x1 x2 x3 t का फंक्शन है, मतलब f1 भी किसका फंक्शन हो जाएगा, t का फंक्शन। तो f1 को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए 0, f2 को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए 0। जरा सा इसको आप ऐसे समझिएगा, ये मैं प्लीज इरेज कर रही हूँ, होपफुली आप नोट डाउन कर चुके होंगे। देखिए f1 और f2 फंक्शन है x1 x2 x3 के, जबकि x1 x2 x3 तीनों फंक्शन है t का। दैट मीन्स f1 f2 किसका फंक्शन होगा, t का। आपको पता है f1 f2 t के फंक्शन है, टोटल डिफरेंशिएशन आएगा क्योंकि एक है, यहाँ तक पार्शियल डिफरेंशिएशन आएगा और यहाँ पे भी आपका टोटल डिफरेंशिएशन आएगा। अब हम इसी पे काम कर रहे हैं, जब f1 और f2 को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे देन वी विल राइट टोटल डिफरेंशिएशन, एंड इफ वी डिफरेंशिएट f1 f2 विथ रिस्पेक्ट टू x1 x2 x3 देन वी विल यूज पार्शियल डिफरेंशिएशन। अब इस कहानी को समझा जाए।
अब आप इसको स्प्लिट करेंगे तो अभी आपने t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया, d का यूज़ किया, अब आप f1 के साथ डेल का यूज़ करके इसको लिखेंगे तो मिलेगा डेल f1 अपॉन डेल x1। फिर d के साथ अगर आप इसका यूज़ करते हैं, d के साथ अगर आप इसका यूज़ करेंगे तो आपको मिल जाएगा dx1 अपॉन dt प्लस डेल f2 अपॉन डेल वन को ही करना है, डेल f1 अपॉन डेल x2, ये भी ऊपर है ध्यान दीजिएगा, इंटू dx2 अपॉन dt प्लस डेल f1 अपॉन डेल x3 इंटू dx3 अपॉन dt इज इक्वल टू 0, जिसको आप लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज डेल f1 अपॉन डेल x1, ये आएगा आपका x1 डॉट प्लस, जरा सा मैं रुकना चाहूँगी, आपको ये चीज़ समझ में आई कि नहीं, पहले मैं आपको ये एक बार रिकॉल करवाऊंगी। ये आपका बीएससी फर्स्ट ईयर से टॉपिक लिया गया है। क्या कहा गया, f1 t के रिस्पेक्ट में टोटली डिफ्रेंशिएट होगा, मतलब df1 अपॉन dt, लेकिन वहीं क्या हुआ, f1 f2 के साथ पार्शली जब डिफ्रेंशिएट हो रहा है तो आ रहा है डेल f1 अपॉन डेल x1 dx1 अपॉन dt प्लस डेल f1 अपॉन डेल x2 इंटू dx2 अपॉन dt प्लस डेल f1 अपॉन डेल x3 इंटू dx3 अपॉन dt इज इक्वल टू 0, जिसको हमने डॉट के फॉर्म में लिखा है। डॉट के फॉर्म में लिखेंगे तो आएगा डेल f1 अपॉन डेल x2 इंटू x2 डॉट प्लस डेल f1 अपॉन डेल x3 इंटू x3 डॉट इज इक्वल टू 0। इसको हम कंसीडर कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 1। जो पूरा प्रोसीजर आपने f1 के लिए किया, अब वही पूरा प्रोसीजर आप f2 के लिए करेंगे तो आपको मिलेगा सिमिलरली, जब f2 के लिए पूरा प्रोसीजर करेंगे तो मिलेगा डेल f2 अपॉन डेल x1 डॉट प्लस डेल f2 अपॉन डेल x2 इंटू x2 डॉट प्लस डेल f2 अपॉन डेल x3 इंटू x3 डॉट इज इक्वल टू 0। इसको हमने कंसीडर किया इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 की हेल्प से हम x1 डॉट x2 डॉट x3 डॉट के करस्पॉन्डिंग एक डिटर्मिनेंट को रिफॉर्म करेंगे। जब आप इसके करस्पॉन्डिंग कह लीजिए कि इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए x1 डॉट x2 डॉट x3 डॉट के करस्पॉन्डिंग सॉल्व कर रहे हैं, x1 डॉट x2 डॉट x3 डॉट के करस्पॉन्डिंग हम इक्वेशन को सॉल्व करने चल रहे हैं। सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आएगा, x1 डॉट की बात करेंगे तो उसका कोफिशिएंट है डेल f1 अपॉन डेल x1, नीचे वाले का है डेल f2 अपॉन डेल x1। आगे बढ़ेंगे तो ये आएगा डेल f1 अपॉन डेल x2, ये आएगा डेल f2 अपॉन डेल x2, आगे ये आएगा डेल f1 अपॉन डेल x3, ये आएगा डेल f2 अपॉन डेल x3 इज इक्वल टू 0। यह हमारा डिटर्मिनेंट बन गया। अगर अब आप इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना चाहते हैं तो देखिए क्या आपको मिलेगा, ये मैं इरेज कर रही हूँ इधर से, सॉल्व करेंगे तो मिलेगा आपको x1 डॉट होल अपॉन, ये आप हाइट कर देंगे, ये हाइट करेंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे तो आपको मिलेगा डेल f1 अपॉन डेल x2 इंटू डेल f2 अपॉन डेल x3 माइनस डेल f1 अपॉन डेल x3 डेल f2 अपॉन डेल x2 इज इक्वल टू x2 डॉट की बात करेंगे तो x2 डॉट में क्या होता है, इसको हाइट कर देते हैं आप, ऑपोजिट चलता है, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो आपको मिलेगा डेल f2 अपॉन डेल x1 डेल f1 अपॉन डेल x3 माइनस डेल f1 अपॉन डेल x1 डेल f2 अपॉन डेल x3। ठीक ऐसे ही जब आप x3 डॉट के लिए करेंगे तो x3 डॉट के लिए आपको मिल जाएगा इज इक्वल टू x डॉट 3 होल अपॉन डेल f1 अपॉन डेल x1 डेल f2 अपॉन डेल x2 माइनस डेल f1 अपॉन डेल x2 डेल f2 अपॉन डेल x1। ये जो पूरा इक्वेशन लिखा गया है
ये हमारा टेंजेंट का इक्वेशन कहलाता है तब जबकि हमारा कर्व का इक्वेशन इंटरसेक्शन ऑफ टू सरफेसेस के फॉर्म में दिया होता है। तो आज हमने टेंजेंट का भी दो इक्वेशन निकालना पड़ा। जैसे आपके कर्व के इक्वेशन दो फॉर्मेट में होते हैं, पैरामीट्रिक फॉर्म, इंटरसेक्शन ऑफ टू सरफेसेस, वैसे ही किसी कर्व के किसी पॉइंट पर भी टेंजेंट के दो इक्वेशंस होते हैं। पहला होता है कैपिटल XI इज इक्वल टू स्मॉल xi प्लस लैम्डा XI डॉट, और दूसरा फॉर्मेट ये आपके सामने लिखा गया है जब आपका कर्व का इक्वेशन इंटरसेक्शन ऑफ टू सरफेसेस के फॉर्म में होता है। आप चाहें तो उसको नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग आगे बढ़ा जाए। ये तो हमारा टेंजेंट हो गया। अब हम लोग ऑर्डर ऑफ कांटेक्ट बिटवीन कर्व एंड सरफेसेस के बारे में स्टडी करेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपका लगभग फिक्स रहता है। चलिए देखा जाए क्या है ये टॉपिक। हमारा टॉपिक का नाम है ऑर्डर ऑफ कांटेक्ट बिटवीन कर्व एंड सरफेसेस। ऑर्डर ऑफ कांटेक्ट बिटवीन कर्व एंड सरफेसेस। पहले तो हम लोग इस टॉपिक के बारे में समझते हैं कि एक्चुअली में ये टॉपिक है क्या। देखिए, सबसे पहले हमने एक कर्व लिया, जिस कर्व का इक्वेशन हम लिख रहे हैं XI इज इक्वल टू XIT, मतलब लेट द इक्वेशन ऑफ कर्व इज XI इज इक्वल टू XIT। ठीक है, अब हम एक सरफेस लेकर के चल रहे हैं। मान ले रहे हैं ये हमारा कोई सरफेस है, ये ठीक। इस सरफेस का इक्वेशन आप जानते हैं, लेट द, अभी जस्ट लिखा था, इक्वेशन ऑफ सरफेस इज f x1 x2 x3 इज इक्वल टू 0। ये हमारा सरफेस का इक्वेशन हो गया। अब हमारा जो मेन टॉपिक है वो क्या है, वो उस चीज को आप समझिएगा। आपसे कह रहा है ऑर्डर ऑफ कांटेक्ट बिटवीन कर्व एंड सरफेस। ये हमारा कर्व है, ये कोई सरफेस है, ये दोनों ही आपस में एक दूसरे को कितने पॉइंट पे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम यही फाइंड आउट करना चाहते हैं। है ना दोस्तों इंटरेस्टिंग बात। मतलब आपके सामने कहीं एक कर्व रखा हो और कहीं एक सरफेस आपको दिया हुआ हो, आप उन दोनों के इक्वेशन से मात्र कैलकुलेट करके ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये लिया गया सरफेस और ये लिया गया कर्व एक दूसरे से कितने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे एक दूसरे को टच करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। चलिए हम लोग इसके बारे में स्टडी करते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि मान लेते हैं कि ये लोग जिस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे एक दूसरे को टच करेंगे वो हमारा t इज इक्वल टू टी नॉट है। ठीक है, तो अगर ये t इज इक्वल टू टी नॉट है तो आप एकदम साफ देख सकते हैं कि ये पॉइंट इस कर्व पे भी होगा, ये पॉइंट इस प्लेन पे भी होगा। मतलब ये इन दोनों के इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। अगर आप इस कर्व के इक्वेशन को लिखें तो आप लिखेंगे f xi इज इक्वल टू 0। इतना ध्यान दीजिएगा। मगर ये क्या, देखिए, दिस इम्प्लाइज f x तो फंक्शन है आपका XIT का इज इक्वल टू 0। f xi इज इक्वल टू 0, लेकिन xi किसका फंक्शन था, t का। तो अगर xi t का फंक्शन था तो जाहिर सी बात है f भी किसका फंक्शन बन जाएगा, t का, और आपको क्या देगा, t इज इक्वल टू 0। ध्यान दीजिए, f फंक्शन था xi का और xi फंक्शन था t का, तो f किसका फंक्शन हो जाएगा, t का। उसी को हमने लिख दिया है ft इज इक्वल टू 0। अब देखिए, अब यहाँ पे हम दो बातें कर सकते हैं। पहली बात ये कर सकते हैं कि चूंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट t इज इक्वल टू टी नॉट है तो ये दोनों ही इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। मतलब इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में हम दोनों ही इक्वेशन में ले जा करके रख सकते हैं t इज इक्वल टू टी नॉट। दैट इज इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3, इन दोनों में हम ले जा करके रख सकते हैं t इज इक्वल टू टी नॉट। एक तो टॉपिक ये हो गया। दूसरी आसान बात, अब पहले टॉपिक को एकदम भूल जाइए कि मैंने कुछ समझाया है। दूसरी टॉपिक, ft इज इक्वल टू 0 का क्या मतलब होगा, ft t का कोई फंक्शन है जिसकी वैल्यू 0 के बराबर है।
आप लोग जनरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखते हैं। मान लीजिए कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा गया हो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। क्या मतलब हुआ कि अगर ये फंक्शन ऑफ x है और ये 0 के बराबर है तो x के कुछ रूट्स मिलेंगे जो इस इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। ठीक ऐसे ये t का फंक्शन है और 0 के बराबर है तो t की कोई वैल्यू मिलेगी जो इसको सेटिस्फाई करेगी, मतलब t का सोल्यूशन या इस इक्वेशन का रूट मिलेगा। हम मान ले रहे हैं लेट t इज इक्वल टू t नॉट बी वन ऑफ द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 3। t इज इक्वल टू t नॉट इक्वेशन 3 का एक सोल्यूशन है। अगर इक्वेशन 3 का वो एक सोल्यूशन होगा तो उस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई। जैसे ही आप उसको सेटिस्फाई कराएंगे तुरंत आपको मिलेगा एफ टी नॉट इज इक्वल टू 0। इसको हम लोग मान ले रहे हैं इक्वेशन नंबर 4। अब हमारे पास ये जो फंक्शन एफ टी है उस एफ टी फंक्शन को अब हम लोग एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंड करने चल रहे हैं टेलर सीरीज से, देखते हैं क्या मिलेगा। टेलर सीरीज से एक्सपेंड करेंगे तो मिलेगा एफ टी नॉट प्लस टी माइनस टी नॉट अपॉन फैक्टोरियल 1 एफ डैश टी नॉट प्लस टी माइनस टी नॉट का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश टी नॉट एंड सो ऑन। ये हमारा एफ टी को टेलर सीरीज से एक्सपेंड करने के बाद ये हमारा फॉर्मेट मिल गया। आप भी सोच रहे होंगे ना मैम क्या फालतू बात पढ़ा रही हैं, अभी तो ऊपर कह रही थी ऑर्डर ऑफ कॉन्टैक्ट बताएंगे कि भाई एक तरफ हमारा कर्व एक तरफ सरफेस है, कैसे दोनों के इक्वेशन को हम देखते ही समझ जाएंगे कि ये एक दूसरे को कितने पॉइंट पे काटेंगे, और अब मैम यहाँ पे फालतू की बातें समझा रही हैं। देखिए हमने क्या कहा, कर्व था, सरफेस था, ये पूरा प्रोसीजर उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का है। क्वेश्चन को सॉल्व करने का मतलब अगर आपको कर्व का इक्वेशन दिया गया हो, सरफेस का इक्वेशन दिया गया हो और आपसे कह रहा ऑर्डर ऑफ कॉन्टैक्ट निकालिए, तो आप करेंगे क्या, एफ यहाँ तक ले आएंगे, इसको 0 करेंगे, 0 करके t की वैल्यू निकालेंगे, ले जा करके उसमें पुट कर देंगे। अब जो मैं आगे बता रही हूँ वो काम करेंगे। देखिए क्या काम है। मान लीजिए t की वैल्यू निकालने के बाद पहला केस आपसे कहता है, ध्यान से समझिएगा, पहले केस में हम आपसे कहते हैं कि f डैश टी नॉट या f टी नॉट हमारा 0 है और f डैश टी नॉट हमारा 0 के बराबर नहीं है। तो इस केस में हम लोग कहते हैं कि ये जीरो ऑर्डर का होगा या फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा इसका। मतलब फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इसका 0 नहीं होगा, उसके पहले के सारी वैल्यूज इसकी 0 हो जाएंगी। ठीक इसी तरीके से अगर हम लोग को क्या मिलता है, एफ टी नॉट इज इक्वल टू 0 मिलता है, एफ डैश टी नॉट भी 0 मिल गया और एफ डबल डैश टी नॉट हमको नॉट इक्वल टू 0 मिलता है, तो इसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर या फिर सेकेंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का नाम देते हैं। ठीक है, थर्ड मतलब इसको सेकेंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्यों कहा, क्योंकि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव डज नॉट इक्वल टू 0 हो गया। इसी तरीके से मान लीजिए हमारा एफ टी नॉट इज इक्वल टू 0 हो जाए, एफ डब डैश टी नॉट इज इक्वल टू 0 हो जाए, एफ डबल डैश टी नॉट भी 0 हो जाए, लेकिन हमारा एफ ट्रिपल डैश टी नॉट 0 के बराबर नहीं हो। तो चूंकि थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव 0 के बराबर नहीं है, इसलिए हम लोग इसको सेकेंड ऑर्डर या फिर थर्ड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का नाम देते हैं। एंड सो ऑन। क्या कहा मैंने, जैसे आपको कर्व का इक्वेशन दिया गया हो, सरफेस का इक्वेशन दिया गया हो, तो सबसे पहले आप क्या करिएगा, कर्व के इक्वेशन को ले जा करके सरफेस के इक्वेशन में रख दीजिएगा। जैसे ही आप कर्व के इक्वेशन को सरफेस के इक्वेशन में रख देंगे, उसको इक्वल टू 0 करेंगे, टी की आपको एक वैल्यू मिल जाएगी। टी की वो वैल्यू मिल गई, मान ले रहे वो वैल्यू टी इज इक्वल टू टी नॉट है। इसके बाद जैसे आप लोग छोटी क्लास में करते थे, डेरिवेटिव्स निकालना शुरू करिएगा, एफ टी की वैल्यू, एफ टी, एफ डैश टी की वैल्यू, एफ डबल डैश टी की वैल्यू, एफ ट्रिपल डैश टी की वैल्यू। जरा इधर ध्यान दीजिए, क्या कहा गया आपसे,
सबसे पहले आपसे कहा गया कि कर्व का इक्वेशन होगा आपके पास प्लस सरफेस का इक्वेशन होगा। कर्व के इक्वेशन को कहाँ ले जाके रखेंगे, सरफेस के इक्वेशन में ले जा करके रखेंगे। तो सरफेस का इक्वेशन बन जाएगा एफ टी इज इक्वल टू 0 टाइप का। इसको सॉल्व करिएगा, जैसे ही आप सॉल्व करेंगे आपको t की एक वैल्यू मिल जाएगी। मान ले रहे हैं वो t की वैल्यू है हमारी t इज इक्वल टू टी नॉट। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका बता रही हूँ भाई मैं आपको। इसके बाद आपसे क्या कहा गया, इसके डेरिवेटिव्स निकालिएगा। इसके डेरिवेटिव्स निकालने का क्या मतलब होता है कि आप एफ टी की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, एफ डैश टी की वैल्यू पता होनी चाहिए, एफ डबल डैश टी की वैल्यू पता होनी चाहिए एंड सो ऑन। डेरिवेटिव्स निकाल लीजिएगा, फिर ये मान ले जाके डेरिवेटिव्स में रख दीजिएगा। एफ टी नॉट निकालिएगा, एफ डैश टी नॉट निकालिएगा, एफ डबल डैश टी नॉट निकालिएगा और ऐसी सारी वैल्यूज़ को निकालिएगा। चेक करिएगा कि कहाँ तक वैल्यू 0 हो रही है और कहाँ पे वो 0 नहीं हो रही है। जिस भी पॉइंट पे वो 0 नहीं होगी वही आपका फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट या सेकंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट या थर्ड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहलाएगा। तो ये पूरा प्रोसीजर आपके क्वेश्चन सॉल्व करने का था। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करके आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि एक कर्व और एक सरफेस आपस में कितने पॉइंट पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रखते हैं। अब आज हमारा यहाँ पे कर्व और कर्व इन स्पेस का एक सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग जब भी मिलेंगे ऑस्क्यूलेटिंग प्लेन के बारे में पढ़ेंगे। आपको कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो, अपनी क्वेरी मुझे इनबॉक्स कर दीजिए। प्लीज़ इस चैनल को लाइक करिए और लोगों तक भी पहुंचाइए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।